एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की। देखिए मेटल्स जो होते हैं देखिए मेटल्स हाँ, तो जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए मेटल्स के बारे में, ठीक है। मेटल्स जैसे कि कुछ सैम्पल्स यहाँ पे आपको गिवन है मेटल्स के, कौन कौन से, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ठीक है। ये सारे के सारे जो है ये मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैविंग शाइनी सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं। लस्टर का मतलब ही होता है शाइन, ठीक है। तो शाइनी होते हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी पता चल गई कि मेटल जो होते हैं वो लस्टर होते हैं, मतलब शाइनी होते हैं। एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे, या फिर मैं आपको बता देती हूँ कि एक्सेप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेटल्स जो हार्ड होते हैं। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। हार्डनेस वेरी करती है मेटल टू मेटल के लिए, ठीक है। तो मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन मतलब हार्ड का क्या मतलब, बेसिकली मेटल्स जो होते हैं ना वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। एट अ टेम्परेचर सॉलिड होते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, वो होता है मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी लिक्विड होता है टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, है ना। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो होते हैं ना उनको हम लोग थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेलिबिलिटी कहते हैं। देखिए मेलिबिलिटी मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को ना, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई मेटल है, उसको हम लोग थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी कहलाती है मेलिबिलिटी। फिर आता है डक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स कॉल्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें उनको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलिबिलिटी में थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और डक्टिलिटी में थिन वायर्स में। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है गोल्ड। गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है, इसलिए इसके ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और आप लोग को ये सरप्राइज़ होगा जान के कि 1 ग्राम गोल्ड से ना हम लोग 2 किलोमीटर लेंथ की मतलब उसको कह सकते हैं आप, उसकी वायर हम लोग बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से। मेटल्स के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मेटल मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी शेप्स को चेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग आगे देखेंगे। मेटल्स जो होते हैं ना वो हीट के बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो सॉलिड होते हैं, एट अ टेम्परेचर सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड होंगे मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके पार्टिकल्स के बीच में होगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा, और अगर ज़्यादा होगा तो उनको हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट का ये सिल्वर और कॉपर, है ना। कॉपर की वायर्स बनती हैं और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। लेड और मर्क्यूरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। लेड और मर्क्यूरी मेटल्स हैं लेकिन वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। उसके बाद से मेटल्स जो होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कोई मेटल है और इसको आप बीट करे हो, उसको स्ट्राइक करे हो ना, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सोनोरस कहते हैं। देखिए मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सर्फेस आर सेड टू बी सोनोरस। नॉन मेटल्स पूरे उल्टे होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखिए, नॉन मेटल्स लस्टर नहीं होते हैं, ठीक है, डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, सोनोरस नहीं होते हैं, और उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस भी हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स बेसिकली या तो देखिए नॉन मेटल्स ना सॉलिड, लिक्विड या में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स जो है एक ब्रोमाइन है जो कि लिक्विड होता है एट अ टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो मर्क्यूरी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और ब्रोमाइन जो है वो नॉन मेटल है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है ना। देखिए यहाँ पे गिवन है ऑल मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिक्विड होता है। बाकी सारे के सारे सॉलिड होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेटल्स के ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं,
लेकिन गैलियम और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। गैलियम और कैल्शियम ऐसे मेटल्स हैं जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है मेटल्स का, ठीक है। गैलियम और कैल्शियम का लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। दीज टू मेटल्स विल मेल्ट इफ़ यू कीप इन योर पाम। अगर आप अपनी हथेली पे रखते हैं ना तो तब ये मेल्ट हो जाते हैं, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इज़ अ लस्ट्रस। तो लस्ट्रस मतलब होता है शाइन, और ये प्रॉपर्टी होती है मेटल की। लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन स्टिल वो शाइनी होता है, लस्टर होता है। देखिए कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका तो पूरा चैप्टर ही है। कार्बन एक नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, और इसी को हम लोग एलोट्रॉप कहते हैं। देखिए एलोट्रॉप ना हम लोग को 4th चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताती हूँ। एलोट्रॉप जैसे कि कार्बन है, कार्बन के अलग अलग एलोट्रॉप्स होते हैं। इसका क्या मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। मतलब उनका जो आउटर सरफेस होता है ना, कोई इस तरीके से एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो मतलब उनकी जो ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो अलग अलग होती है, लेकिन केमिकली सभी कार्बन से बने होते हैं। उन्हीं को एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो वो क्या हो गए, कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए। डायमंड हो गया, देखिए कार्बन के एलोट्रॉप्स हो गए, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। देखिए डायमंड जो है वो कार्बन का एक ऐसा एलोट्रॉप है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस पे अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस होता है, एक नॉन मेटल है, वो है डायमंड, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि हार्डनेस किसके पास होती है, मेटल्स के पास होती है, लेकिन हार्डनेस डायमंड के पास है। मतलब डायमंड बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन वो क्या है, एक नॉन मेटल है, एक एक्सेप्शन है। डायमंड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो मेटल्स का होता है, तो ये उसमें भी ये एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट भी एक एलोट्रॉप है कार्बन का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। तो ग्रेफाइट जो है वो एक नॉन मेटल है बट स्टिल वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, तो ये इसका भी एक एक्सेप्शन है। मेटल्स हो गए, एल्कली मेटल्स की लिथियम सोडियम पोटेशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। देखिए हार्डनेस जो है वो मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि गैलियम और सीजियम जिनकी लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मतलब ये हार्ड नहीं होते। सिमिलर जो लिथियम सोडियम पोटेशियम है, ये ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि नाइफ से कट हो सकते हैं, इनकी डेंसिटीज़ लो होती हैं और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। देखिए मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स, है ना, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ऑन अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव राइज ऑफ बेसिक ऑक्साइड। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, है ना, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एसिडिक होती हैं नेचर में, है ना। देखिए यहाँ पे इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग को ऐसे मेटल का एग्जांपल देना है जो कि रूम टेम्परेचर लिक्विड है। तो मर्करी हम लोग ने देखा। कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। नाइफ से कौन कौन कट हो सकता है, सोडियम, मैं कहाँ लिख रही हूँ, हाँ, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है, कॉपर है और सिल्वर है। इस पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर क्या है, लेड एंड मर्क्यूरी। एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो बेसिकली मेलिएबल क्या होता है, थिन शीट्स। अगर थिन शीट्स जो है मेटल्स, मतलब मेटल जो होते हैं ना उनको थिन शीट में बीट कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी मेलिएबल कहलाती है। डक्टाइल होता है कि मेटल्स को हम लोग थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, है ना। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न इन एयर। तो एयर, बर्न इन एयर का सिंपल सा मतलब है कि O2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, है ना। O2 ऑक्सीजन, एयर में O2 के साथ बर्न कर रहा है। देखिए ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो होंगे ना उनका नेचर क्या होगा, ये बेसिक होंगे, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर की हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ रखा है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। तो जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर जब O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, है ना। ये क्या है, एक मेटल ऑक्साइड है। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ये मैंने आपको बताया। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि बोथ बेसिक भी होते हैं, मतलब बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, है ना। ऐसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे कि हाँ, ऐसे मेटल्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोला मैंने, एम्फोटेरिक
स्टेरिक ऑक्साइड। ये ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि दोनों बिहेवियर शो करते हैं, और ये दो हैं आपको देखिए, दो हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जो कि बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे कि आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, इसका प्रूफ है, इसको आपको याद करना है। जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब HCl, देखिए ये क्या है आपका, एक मेटल ऑक्साइड है ना। मेटल ऑक्साइड को आप लोगों ने किससे रिएक्ट करवाया है, एसिड से। एसिलिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे रिएक्ट करा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना और H2O बना, है ना, सॉल्ट बना और वाटर बना। तो ये तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद से आप लोगों ने इसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, किसके साथ कराया, बेस के साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ कराया तो सोडियम एल्यूमिनेट बना, है ना, और वाटर बना। तो इसके साथ भी सॉल्ट प्लस वाटर, इसके साथ भी सॉल्ट प्लस, इसका क्या मतलब है, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, तो बोथ एसिड एंड बेसिक बिहेवियर ये शो करता है। Most metal oxides are insoluble in water, but some are dissolved in water are called alkalis. जो metal oxides पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम लोग एल्कलीज कहते हैं, है ना। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, ये पानी में मतलब डिजॉल्व हो जाते हैं और एल्कली फॉर्म करते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड अगर पानी में डिजॉल्व करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। उसके बाद से सारे मेटल्स देखिए ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, नहीं मेटल जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन एक ही मतलब सेम रेट से रिएक्ट नहीं करता। देखिए डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं ना, उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब कोई मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, कोई थोड़ा लेट में करेगा, कोई मीडियम में करेगा। तो जो मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा। जैसे कि पोटेशियम आता है, फिर सोडियम आता है, तो इस तरीके से कर करके ना उसके बाद से कैल्शियम आता है। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसमें पोटेशियम और सोडियम सबसे ऊपर होते हैं, जो हमें ये बताता है कि पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। तो ओपन में रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि सोडियम है, सोडियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसको उन्होंने ओपन में रखा तो ओपन में ना ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और ये फायर को कैच कर लेगा, मतलब इतनी जल्दी रिएक्ट कर। सिमिलरली पोटेशियम, ये दोनों ही ना एयर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फायर को कैच कर लेते हैं। तो एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको इमर्स करते हैं केरोसिन ऑयल में। जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपका बीकर है ना, इसमें सोडियम का ना एक टुकड़ा है, ठीक है, और ये हम लोगों ने इसको केप्ट करके रखा है केरोसिन ऑयल में। इस तरीके से केरोसिन ऑयल है ना। अब यहाँ पे आप लोगों की एयर प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। तो एयर का इससे कांटेक्ट टूट गया, है ना, सोडियम से एयर का कांटेक्ट टूट गया। तो एयर का सोडियम से कांटेक्ट टूट गया, तो जब ये इससे कांटेक्ट में ही नहीं आएगी तो ये रिएक्ट नहीं कर पाएगी, और रिएक्ट नहीं कर पाएगी तो एक्सीडेंटल फायर्स मतलब नहीं होंगे। मतलब एक्सीडेंटल जो फायर्स हो जाते हैं ना, लग जाते हैं, आग लग जाती है, मतलब ऐसे अगर हम लोग उसको मतलब खुले में रखेंगे तो एक्सीडेंटल फायर्स प्रिवेंट होते हैं। तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेटल्स हो गए, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, लेड हो गए, ये लोग ना क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड बना ले। जैसे कि एल्युमिनियम है, ठीक है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड वो बनाता है जिसकी वजह से, जैसे कि ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये एक पीस ऑफ एल्युमिनियम था। अब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, एक ऑक्सीजन की लेयर बना, एल्युमिनियम ऑक्साइड की ना लेयर बना ली, है ना। अब इसने लेयर बना ली तो जो यहाँ पे जो एयर में अब फर्दर ऑक्सीजन है उससे इसका कांटेक्ट टूट गया, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ना हम लोग जो बर्तन होते हैं उसमें भी एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए एंड कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है ना, ये प्रिवेंट करती है मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फ्लेम्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रैंकल इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। जैसे कि आयरन जो है वो बर्न मतलब हीट नहीं होता है, नॉट बर्न ऑन हीटिंग मतलब जलता नहीं है हीट करने पे, लेकिन आयरन की फिलिंग्स डाल दीजिए, आयरन के टुकड़े डाल दीजिए तो वो बर्नर पे तो फिर वो विग्रसली बर्न करने लगता है। कॉपर जो है वो कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली कॉपर के साथ भी यही है, कॉपर हो गया वो भी रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर। सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करते हैं इवन एट हाई टेम्परेचर। आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, ये दोनों सबसे नीचे आते हैं, ठीक है, बहुत ही
कम रिएक्टिव होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें यही आपको बताई गई है। फिर है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखी हुई है ये याद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को देती है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखिए जब भी मेटल, जैसे कि मेटल है उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड दिया प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर दिया। अगर ये जो मेटल ऑक्साइड है ना ये सॉल्युबल है वाटर में, पानी में अगर घुल सकता है तो ये फर्दर, जैसे कि मेटल ऑक्साइड पानी में मान लीजिए घुल रहा है तो मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है ना। तो यही चीज़ें हैं, लेकिन सारे मेटल्स जो होते हैं वो पानी के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करते। तो कुछ मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तक ही बनाते हैं, जो पानी के साथ रिएक्टिव होते हैं वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि मेटल्स हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम और सोडियम जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। इनको हम केरोसिन ऑयल में भी स्टोर करके रखते हैं क्योंकि ये एक्सीडेंटल फायर्स ना कॉज करे। तो इसका सिंपल सा ये मतलब है काफ़ी रिएक्टिव है, बहुत सारे रिएक्टिव है, तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। सोडियम पोटेशियम के केस में क्या होता है ना, रिएक्शन बहुत वायलेंट होती है और एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी आप कह सकते हैं, हीट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा निकलती है कि इमीडिएटली फायर को कैच कर सकती है। तो देखिए जैसे सोडियम है, नहीं यहाँ पे पोटेशियम है, हाँ पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा तो KOH बना दिया, हाइड्रोजन को हीट एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इससे हमें ये पता लगता है कि ये दोनों जो है ना ये इनके मेटल ऑक्साइड्स क्या हैं, वाटर में सोल्यूबल हैं, मतलब वाटर में घुल सकते हैं, तभी तो इन लोगों ने मेटल हाइड्रोक्साइड बना लिया। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सोडियम के केस में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और हीट एनर्जी इवॉल्व हुई है ना। अब बात करते हैं और नीचे आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। कैल्शियम जो होता है ना वो भी हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है लेकिन लेस वायलेंटली करता है, मतलब कि उसमें से जो वो इतना वायलेंट नहीं होता है और वहाँ से जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो फायर कैच नहीं करती है ना। कैल्शियम का आप कराएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा, मतलब ये भी सॉल्युबल है वाटर में, है ना, तभी तो ये मेटल क्या लिखा है, ये मेटल हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करती है। जैसे कि कैल्शियम जब वाटर के साथ चेक कर रही है तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करी और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हीट एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही है, या फिर होती भी तो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि फायर को कैच कर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कैल्शियम स्टार्ट करने लगता है फ्लोट करने, मतलब जैसे कि अगर आप लोगों ने कैल्शियम का रिएक्शन कराया है तो ये वाली जो चीज़ बनी है ना ये क्या करती है, पानी पे फ्लोट करने लगती है। इसका सिंपल सा यही रीज़न है कि कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू सर्फेस ऑफ मेटल। अब ये कोई मेटल है ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक हो जाते हैं इसके सर्फेस पे, जो इसको ऊपर लेके जाते हैं और पानी में कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है, कैल्शियम भी। तो मैग्नीशियम में भी क्या होता है ना, ये भी स्टार्ट करने लगता है फ्लोटिंग, क्योंकि जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के वो भी सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। तो इसकी क्वेश्चन लिखी हुई, जैसे कि मैग्नीशियम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। मैग्नीशियम ने हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म किया प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आता है मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक हो गया, ये कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं रिएक्ट करते, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जितने भी जो मैंने आपको बताया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये सभी मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेकिन ये जो है ना एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब कि इनके मेटल ऑक्साइड्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। एल्यूमिनियम में इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। जो आयरन है उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर का मतलब स्टीम, है ना, सॉरी वाटर नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट किया और फेरिक ऑक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। सिमिलरली जिंक है तो जिंक भी जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, है ना। मेटल्स हो गए लेड, कॉपर, सिल्वर को रिएक्ट ही नहीं करते, ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर ना स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, है ना। अब ये थोड़ा सा और पोर्शन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं।
व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि जब भी मेटल्स रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, है ना, तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पे भी है। देखिए, जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है, मतलब सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, सारे मेटल्स ने ऐसे रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, इतना इस तरीके से जैसे कि इक्वेशन से रिएक्ट नहीं करते। देखिए, राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका आप लोग रिएक्शंस लिख सकते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, ये विजिबल है, ये बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड, है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। तो ये क्या है, मेटल ने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, ये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं HCl, ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये उसके बाद से हो जाएगी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि Al मैं दिखा देती हूँ, Al यहाँ पे है ना, Cl यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे Al तो उसी में, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे Al2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 to 6 हो गया, ठीक है। क्लोरीन 6 हो गए, यहाँ पे 3 to 6 हो गए, तो आपकी बैलेंस भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आता है एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, जिंक एंड आयरन, है ना, जिंक हो गया सेरन का रिएक्शन करा दीजिए HCl के साथ, है ना, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आयरन कर दीजिए, आयरन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब सभी का रिएक्शन आपको एसिड के साथ कराना है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है जब मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जैसे कि सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन आपको बताया गया है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। लेकिन अगर मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि HNO3 ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, जो प्रोड्यूस होती है, उसको वो फिर से लेके और उसके साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना देता है, जैसे कि N2O, NO, NO2, है ना। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, मैग्नीशियम होता है और मैग्नीज होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। तो यही सारी की चीज़ें, रिएक्शन जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है इन केसेस में। और आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से ये डिक्रीज़ करेगी इनकी रिएक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको बताई गई है कि मेटल जो होते हैं वो अदर मेटल सॉल्ट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मेटल A है, उसने रिएक्ट किया सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B, तो वो जो है उस सॉल्यूशन में से जो है मेटल B को डिस्प्लेस कर देगा और खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ये उस केस में होता है जब मेटल A जो है वो मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये पता लगता है रिएक्टिविटी सीरीज से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना, ये देखिए एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है कि जब आप लोग कॉपर सल्फेट में, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये क्या हो रहा है, देखिए जैसे कि कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट, इसमें आप लोगों ने जिंक को डाल दिया, हमें से जिंक नहीं आयरन को, ठीक है, आयरन को डाल दिया कॉपर सल्फेट पे से, तो क्या ये रिएक्ट करेगा? ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन होगी। देखिए, आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। देखिए, मेटल A है और ये साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल भी आप समझ सकते हैं, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो बन गया ना, इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये उसके सॉल्ट सोल्यूशन में आ गया, ठीक है। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अभी ये चीज़ आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए बिल्कुल। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद से ये मिडल, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं मर्करी, सिल्वर और गोल्ड, है ना। इसको बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगली हम लोग लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है।
सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।